हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद प्रकाश में। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको 2020 से बन सकते हैं, वो सारे लेकर आया हूं। और जो कि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको 2020 से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें जितने भी तथ्य होंगे 2020 से संबंधित वो सारे मैं आपको कवर करवा दूंगा। और ये देख कर जरूर जाइएगा, और आपका इसमें से कंफर्म है कि इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि एनपी 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कैलाश वादी, वो सिवान, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर यशपाल शर्मा, या प्रोफेसर जी राजगोपाल। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो हमारे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे 2020 का, वो कौन थे। डॉक्टर कृष्ण कुमार कस्तूरी रंगन थे। ठीक है, यानी कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे हमारे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमारा 2 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनपी 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 3+3+4+5 ये नहीं है। ठीक है, 3, 5, 3, 4 ये भी नहीं है। 5, 3, 4, 3 ये भी नहीं है। कौन सा है? 5, 3, 3, 4। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे कि 5+3+3 और +4 का क्या अर्थ है। कितना तक कह रहा है? 3 से 18 साल का कह रहा है। देखिए इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। तो इसको 3 साल में इसको बांटते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कितने साल में? तो नर्सरी, ठीक है, LKG, और यहाँ पर क्या हो गया? UKG। ठीक है, 3 साल हो गया। और इसको 1 और 2, जिसको हम लोग आधारभूत अवस्था कह सकते हैं, या फिर फाउंडेशनल स्टेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, 3 साल, 3 साल में यहाँ पर। और यहाँ के जो बच्चे होंगे, अब से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी शिक्षक की बहाली होंगी, तो ये नर्सरी की बहाली होगी। और नर्सरी में 2 क्लास तक पढ़ाने का प्रावधान होगा, जो कि अभी दिल्ली में बहाली भी आया हुआ है नर्सरी क्लास का। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कितना हुआ? 2 तक हो गया ना। इसको हम लोग प्राइमरी स्टेज के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसको क्या जानेंगे? प्राइमरी स्टेज के नाम से। तो 5 और 3, 8 साल का बच्चा, 8 साल कंप्लीट कर लेगा बच्चा, तो किस क्लास में रहेगा? 5 क्लास में रहेगा। ठीक है, और 3 क्लास में बच्चा जो बाल बाल वाटिका होता है, या फिर प्ले स्कूल होता है, आंगनवाड़ी होता है। तो अब आंगनवाड़ी की जो सेविकाएं और शिक्षिकाएं होंगी, वो दूसरे क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया हमारा मिडिल स्कूल, जो कि अभी मिडिल स्कूल, जिसको कि हम लोग मिडिल अवस्था या फिर मिडिल स्कूल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हो गया कौन सा? सारा अवस्था भी याद रखना है। प्रिपरेटरी स्टेज पहले वाले को कहते हैं, या फिर फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को प्राइमरी, या फिर आपको दूसरे स्टेज को क्या कहते हैं? इसको प्राइमरी स्टेज कहते हैं। ठीक है, इसको प्राइमरी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको प्राइमरी कहेंगे। ठीक है, और तीसरे वाले को मिडिल कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? मिडिल। ठीक है, इसको मिडिल कहेंगे। और चौथे वाले को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? अपर मिडिल। ठीक है, ठीक है, चौथे वाले को क्या कहेंगे? अपर। ठीक है, अपर मिडिल, जिसमें कि आपका कौन सा हो जाएगा? जिसमें आपका हो जाएगा कितना साल तक? यहाँ से हो गया यहाँ 3 साल में तो यहाँ पर बच्चा जाएगा स्कूल। यहाँ 3 साल में स्टार्ट होगा, तो 3 साल में नर्सरी क्लास में बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, 4 साल में LKG में, 5 साल में UKG में, 6 साल में आपका 1 क्लास में। जो कि पहले वाला जो हमारा राइट टू एजुकेशन कहता है कि 6 साल के बच्चे को क्या करना है?
आपको पढ़ाना है, 1 क्लास में नाम देना है, ठीक है। और 7 साल का बच्चा यहाँ पर क्या होगा, 2 क्लास में जाएगा, ठीक है। 8 साल में कंप्लीट कर लेगा, यहाँ पर 8 साल का 3 क्लास में, 9 साल का आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 क्लास में, 10, 1 मिनट, हाँ 10 साल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 साल का यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा। और फिर 11 साल का बच्चा यहाँ पर हो जाएगा कितना में, 5 क्लास में। फिर यहाँ पर 5 क्लास हो गया, 3 यहाँ पर दिया है ना, तो 3 देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो 5, 6 क्लास का बच्चा 12 साल, 7 क्लास का बच्चा 13 साल, और 8 क्लास का बच्चा 14 साल, ठीक है। 8 क्लास का बच्चा 14 साल। अब यहाँ पर आइए, हो गया। अब 9th 10th 11 और 12, ठीक है। 9 10 11 12, तो 9th क्लास का बच्चा हमारा हो गया कितने साल का, तो वहाँ कितना हो गया था, हाँ 14 साल 8 क्लास का, 15 साल का बच्चा 9th में, 16 साल का बच्चा 10th में, ठीक है। यानी कि और 17 साल का बच्चा कहाँ जाएगा, 17 साल का बच्चा आपका आ जाएगा 11th में, और 18 साल का बच्चा कितना कहाँ, 18 साल का बच्चा हमारा 12 में। हो गया 3 से लेके 12 क्लास तक, सॉरी 3 से लेके 18, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है 3 से लेके 18 साल तक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, इसको प्राइमरी स्टेज, इसको मिडिल स्टेज, इसको अपर मिडिल स्टेज, ठीक है। तो समझ गए इतना क्या हुआ। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई भी कुछ भी छूटेगा नहीं, इतना मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा दिया जो भी, वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत का प्रथम राज्य कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, या उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले एनईपी को लागू करने वाला कौन है, तो कर्नाटक है, ठीक है फ्रेंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है यहाँ पर कि कक्षा 5 तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी। संस्कृत भाषा में होगी, नहीं संस्कृत भाषा में तो नहीं होगी, मातृभाषा में होगी या स्थानीय भाषा में होगी। तो आप सभी को पता है कि 1 to 5 क्लास को जो एजुकेशन देना है वो किस में देना है, तो हमारे मदर टंग में देना है, यानी कि मातृभाषा में यहाँ पर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया था। तो आप सभी को पता है कि शिक्षा के अधिकार कानून जो कि कब आया था, तो 2009 में आया था। लागू कब हुआ था, देखिए ये पारित हुआ था, ये क्या हुआ था, ये यहाँ पर पारित हुआ था। पारित होना और लागू होना में अंतर होता है, ठीक है ना। लागू होता है आपको दोनों सांसद से पास करवा के, जो कि वो पॉलिटी का सब्जेक्ट है, उतना नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो लागू हमारा हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है, याद रखिए पूछता है ये, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को क्या कर दिया गया था, यहाँ पर पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2010 को न्यू आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था, पूरे देश में अनिवार्य बना दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करता है। तो कौन करता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसी के अंतर्गत जो एनईपी 2020 को रखा गया था, कितने से कितने साल के बच्चों को रखा गया था, आप सभी को पता है। अभी पीछे में किया हम लोग क्वेश्चन 3 से 18 वर्ष के बच्चों को, जो कि आर्टिकल की अगर बात करें यहाँ पर, तो आर्टिकल 21A में रखा गया है। कौन से ए में, 21A में इसको रखा गया है। हालांकि ये कौन से आर्टिकल से लेकर आया गया है, ठीक है। तो पहले इसको नीति निर्देशक तत्वों में रखा जाता था, और जो कि आर्टिकल 45 में हो, जो कि किस में था, 45 में। तो अभी आर्टिकल 45 में 1 से 6 साल के बच्चों के लिए जो देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो जो आंगनवाड़ी वाली सिस्टम है ना, 1 से 6 साल, तो वो तो अभी आर्टिकल 45 में ही है। लेकिन 45 से 6 से 14 साल के बच्चों को
क्या कर दिया गया यहाँ पर 21A में ला दिया गया है। कब लाया गया था? तो 2002 में आपको 86वां संविधान संशोधन करके यहाँ पर लाया गया था और इसको शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में बना दिया गया था। ठीक है, तो इतना ये है। और कहीं कहीं पूछ देता है कि जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है ना, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कितना साल के लिए प्रावधान किया गया है? तो उनके लिए RT में प्रावधान किया गया है 14 साल 18 साल के लिए किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 6 से 18 साल तक के लिए किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी कि GDP का, ठीक है, GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? 6% खर्च किया जाता है, 8%, 9% या फिर 7.5%? तो यहाँ पर कौन सा किया जाता है? तो 6% आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि NEP 2020 में कहा गया है कि GDP का पूरे सकल घरेलू उत्पाद का 6% हमारा क्या किया जाएगा? शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हम अब इसको NEP बोलेंगे, ठीक है ना, आप लोग क्या समझिएगा? NEP, ठीक है। NEP 2020 के अनुसार खाली स्थान का प्रयोग खाली स्थान को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। कंठस्थीकरण निगेटिव वर्ड है, ये भी हम लोग देखेंगे सीटेट में जब जाएंगे ना हम लोग एग्जाम में, तो निगेटिव वर्ड देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है? कंठस्थीकरण, तो यहाँ पर कंठस्थीकरण तो बिल्कुल नहीं हुआ। अब प्रत्यय स्मरण का मतलब होता है मेमोराइजेशन, यानी कि इसका मतलब भी क्या होता है? तो याद करना। ठीक है, कंठस्थीकरण यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है यहाँ पर आपका सही गलत का पहचान। क्या होता है? सही गलत का पहचान। ठीक है, सही गलत का यहाँ पर क्या होता है? मिटाइए, सही गलत का हमारा यहाँ पर पहचान होता है। ठीक है, सही गलत का पहचान। ठीक है, अनुभव जनित अधिगम, यानी कि अपने अनुभव से सीखना। ठीक है, और समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि जो सही गलत की पहचान है, यहाँ पर दोनों को रखिए। NEP 2020 के अनुसार अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यानी कि समालोचनात्मक मतलब कि दोनों पहलुओं को देखना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या खराब है। ठीक है, इस तरीके के चिंतन को हम लोग क्या कहते हैं? समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समझ गए? समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? इनमें से कौन सा? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव वर्ड आ गया, बाधक है। जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना एग्जाम में, तो वहां पर क्या करेंगे कि जहां भी नेगेटिव वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देंगे, ताकि दोबारा से उसको पढ़ने का हमको आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, ये बनाने का तरीका होता है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या कर रहा है कि अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में बोलने सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। NEP 2020 यही कहता है। NEP 2020 तो हमारा कहता है कि बच्चे को 1 to 5 क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाना है, तो फिर अंग्रेजी इधर से कहाँ आ गया? ये तो ऐसे नहीं होगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने का उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, बाल विद्यार्थियों को बहुभाषिकता पर NEP 2020 हमारा जोर देता ही है। ठीक है, द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों के उलझन पैदा करता है, तो उलझन खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी कि 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर है? आरंभिक स्तर है 1 से 5 के लिए, मध्य स्तर है, अभी आपको पूरा स्तर बताया है, या बुनियादी स्तर है?
अभी बोले है ना कि ये इसको आरंभिक स्तर भी कहते हैं, इसको बुनियादी स्तर भी कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? मध्य तो हो जाएगा हमारा वो वाला 6 to 8 वाला हो जाएगा मध्य। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए कह रहा है, तो ये होगा और ये होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा दिया? देखिए यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? जब भी आपको नहीं दे देना तो उसको अंडरलाइन कर देना, उसको नहीं सुझाया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना बिल्कुल सही है, ये करना ही है। विशिष्ट क्षमताओं को, हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, यानी कहने का मतलब कि हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रवृत्ति का होता है, अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, सब कोई एक जैसा नहीं होता है, सब कोई अगर एक जैसा हो जाता तो सब लोग सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ना बन जाते हैं। ठीक है, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय, देखिए यहाँ पर आप पढ़ के, इसीलिए कहते हैं कि पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ना चाहिए। बहुत बच्चा क्या करता है ना कि यहाँ पर रट्टा मार देखा, चलिए निगेटिव वर्ड है, चलो ये गलती हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। जब संप्रत्यात्मक समझ का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इसको कहते हैं। तो सही है, यहाँ पर इसको करना है, यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारित को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन। ठीक है, विवेचनात्मक मतलब वही बताया ना, जो समालोचनात्मक होता है वही विवेचनात्मक एक ही बात है। ठीक है, नवाचार मतलब नया नया। ठीक है, तो यहाँ भी सही है। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को, यहाँ पर क्या लिखा है? अध्यापक को पुरस्कार और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। किसका करना चाहिए? पुरस्कार और दंड को। तो यहाँ पर देखिए पुरस्कार और दंड दिया है, तो बिल्कुल भी ये तो होगा नहीं। कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है? निगेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो सीटेट का आपका एग्जाम होगा, तो बीपीएससी का जो टीआरई का एग्जाम होगा, जितने भी जीएस से संबंधित जो भी चीजें आएंगी, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, वो मैं यहाँ पर करवाने का भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको लेकर आऊंगा, ऐसा ही सेशन हमेशा आएगा। ठीक है, अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो आ रहा है, लेकिन आप लोग की कृपा रही तो हम लाइव भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग ऑफलाइन क्लास चलाते हैं यहाँ पर, हमारे शहर में यूएस एकेडमी के नाम से चलता है। ठीक है, तो जब भी टाइम मिलता है तो हम आप लोग के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। आप लोग हमें थोड़ा प्रोत्साहन देने की प्रयास करें, और क्या ही कहें। ठीक है, चलिए पढ़िए, रिजल्ट आना जरूरी है आपके। अगर मेरे सहयोग से अगर आपका कुछ भी हेल्प हो जाता है तो आप भी थोड़ा सा हमें भी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? ठीक है, संकल्पनात्मक समझ, फिर यहाँ पर आ गया कॉन्सेप्ट होता है इसका मतलब। संकल्पनात्मक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट। देखिए सीटेट में एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। ठीक है, सीटेट क्या है आपका? ये आपको वर्ड का पकड़ है। अगर आप इंग्लिश में आपको वर्ड सही है तो इंग्लिश देखिए, हिंदी में सही है तो हिंदी देखिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक वर्ड आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। वर्ड पकड़ा गया, सीटेट निकल गया। ठीक है, गैर संदर्भिक विषय वस्तु। ठीक है, गैर संदर्भित इतने रट्टा मारना ये भी नहीं होगा। परीक्षाओं के लिए सीखना, परीक्षा के लिए क्या सीखेंगे? हम लोग अपने जीवन बनाने के लिए सीखेंगे, परीक्षा के लिए सीखेंगे? परीक्षा आती रहेंगी, जाती रहेंगी,
तो यहाँ पर कौन सा हमारा हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल समझ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है हमारा कि एनपी 2020 किसकी सिफारिश करता है, बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यचर्या के मानकीकरण या फिर आकलन का मानकीकरण। देखिए कहीं भी आपको मानकीकरण आ जाए, कहीं भी आपको मानकीकरण आ जाए तो इसको स्टैंडर्डाइज समझना है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है मानकीकृत, और मानकीकृत हमेशा क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। मानकीकृत क्या होता है यहाँ पर, हमेशा निगेटिव वर्ड। ठीक है, तो ये आपको दोनों नहीं होगा, एक भाषा को नहीं, अभी बताएं कि बहुभाषा को क्या करता है, यह संदर्भित करता है। तो कौन से, यहाँ पर बहुभाषा को संदर्भित करता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है हमारा कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को एनईपी 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। ठीक है, मतलब कि दिव्यांग छात्रों की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एनईपी 2020 में उसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा, ठीक है, तो यहाँ पर तो ठीक है, उपयुक्त इमारती ढांचा बनाया गया कि आज बच्चा में लेवल, यहाँ पर लेवल 1 है तो कल जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेवल 2 होगा, परसों मतलब कि अगले साल लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ऐसे ऐसे ढांचाएं बने। सक्सेस की जो सीढ़ी होती है ना, सक्सेस वाली, ठीक है, वो तो हर एक बच्चे, ये तो इमारती ढांचा बनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नया लाया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक ही शिक्षा होगा। ठीक है, यानी कि हिंदी को भी देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी को पूरे देश में लागू कर दिया गया कि हिंदी अनिवार्य हो गया है। ठीक है ना, तो प्रत्येक विद्यार्थी, और सारे बुक भी अनिवार्य हो गए। एनसीईआरटी हमारा चलता है, सारे पूरे इंडिया में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं सारे एक ही बुक चलाते हैं। ठीक है, तो एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक भी होते हैं जो कि क्लास के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर उनको ट्यूशन देने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पर नहीं का बात कर रहा है। ठीक है, अनिवार्य विशेष शिक्षा, ठीक है, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, तो यहाँ पर तकनीकी सुविधाएं तो दिव्यांग बच्चों को दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं देने का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है कि जो विशेष शिक्षा हर एक बच्चे को दिया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो जो दिव्यांग बच्चा है वो कार्य को करने में सक्षम हो। ठीक है, क्योंकि हर एक काम तो हर लोग नहीं कर सकता, वो तो अलग से वो लड़का दिव्यांग है। ठीक है, तो जब दिव्यांग है तो उसको वही काम नहीं करवाकर उसके सामर्थ्य के अनुसार जो कार्य बनेगा उसको हम लोग करवाएंगे। तो ठीक है, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा इसमें आपको देने का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि बच्चे के सामर्थ्य के अनुसार कार्य करवाने का प्रावधान किया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग कि एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को, देखिए इसको नीचे होना चाहिए था, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं। 1 में क्या दिखा है कि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित, जहाँ केवल आ गया आपका, आपको पता होगा कि केवल क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, केवल जहाँ आता है वो हमेशा गलती रहता है। ठीक है, तो एक तो ऐसा ही काट दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी हम बनाते हैं ना, तो अपना वो लगाते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपना। ठीक है ना, एक स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, अब हमारा स्मार्ट अप्रोच इसमें क्या होगा कि देखिए, एक तो ऐसे ही गलती होगा तो ऑप्शन में देखेंगे, ओ एक किसमें है, तो एक इसमें है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो सीधी सी बात, बिना देख ले क्या होगा, यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 गो ऑप्शन है, 3 को खत्म हो गया तो एक ही ना बचा। ठीक है, सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब ऐसे मतलब कि मन की तसल्ली के लिए पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में जरूर मन की तसल्ली नहीं करेंगे, क्योंकि यही स्मार्ट अप्रोच लगाकर बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग आराम से उड़ा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, समस्या समाधान केंद्रित होना। अधिगमकर्ताओं के गहन चिंतन का विकास करना, यह भी सही है। ठीक है, निर्धारित, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित। तो देखिए, अन्वेषण का मतलब ही क्या होता है, खोज होता है, यहाँ पर खोज लिखा ही है। ठीक है, अन्वेषण खोज करना। ठीक है,
तो यहाँ पर बिल्कुल है, तो यहाँ पर तीनों क्या होगा, होगा, और यही कह रहा है, और यहाँ पर नहीं होगा ये, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुल चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। ठीक है, एक भी छूटेगा नहीं आपको, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, एनईपी से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, इससे बाहर आ गया तो कहिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर कहिएगा हमसे। ठीक है, अभी आपको 2 3 को फुल फॉर्म बताएंगे जो कि पूछता है आपको। ठीक है, तो वो अभी आपको बताते हैं लास्ट में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु है। ठीक है, कठोर पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। ठीक है, बहु विषयकता और समग्र शिक्षा। ठीक है, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, ये तो पक्का नहीं होगा। आकलन के योगात्मक तरीके को अपनाना, योगात्मक नहीं रचनात्मक तरीकों को अपनाते हैं। यहाँ पर क्या है, कठोर पाठ्यचर्या, यही तो नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। एनपी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित है, क्या प्रस्तावित है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। अधिगम कैसे सीखे, यानी अधिगम मतलब होता है सीखना, अधिगम करना कैसे सीखे कहने का मतलब यह है। ठीक है, पाठ्यक्रम विषय वस्तु को बढ़ाना, क्यों बढ़ाएंगे, पाठ्यक्रम विषय वस्तु को सब लोग घटाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर बढ़ाएंगे हम लोग को। अभी कहता है ना हमारा क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005 की पाठ्यक्रम को क्या करना है, यहाँ पर घटाना है। तो वो यहाँ भी पाठ्यक्रम को बढ़ाना नहीं है, यहाँ भी तुरंत हमारे बिहार में क्या लागू किया, बिना बैग का शिक्षा। ठीक है, कि अभी सैटरडे को बैग उग लेकर नहीं जाना है, बस क्या करना है, जाना है आपको, बच्चे ऐसे ही जाएंगे और वहां पर उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी कार्य हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाएंगे वहां पर बच्चे को। ठीक है, 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, ये बिल्कुल सही है। देखिए, अब मान लीजिए कि हमको इसमें से 1 2 3 4 नहीं आता है, यहाँ पर 360 डिग्री समग्र प्रगति देंगे ना, यहाँ पर देखेंगे कि 3 3 किस में है, तो देखिए 3 इसमें है 3 इसमें है, तो हई दुगो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब इसी में से दोनों को देखना है, क्या कि ये कंफर्म हमको पता है कि ये सही है। ठीक है, इसमें से कोई भी एगो दूगो पता रहेगा ना, तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग उड़ा देते हैं आराम से। अब आइए, यहाँ पर मानकीकृत पाठ्यक्रम लिखा हुआ है और शिक्षण शास्त्र लिखा हुआ है और मूल्यांकन, तो मानकीकृत अभी बताया ना कि मानकीकृत हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मानकीकृत देखेंगे, अब ये दोनों में देखेंगे 4 4 यहाँ पर है, तो खत्म हो गया था, यही ना बचा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अधिगम कैसे सीखे, और यहाँ पर 360 डिग्री प्रगति, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 और 3 आंसर हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, एनपी 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, बस अभी तुरंत बताए हैं आपको। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन, गृह भाषा या फिर आपका मातृभाषा। मातृभाषा वह होता है जो कि जहाँ बच्चा रहता है उसके परिवेश में जो भाषा को एक्सेप्ट किया गया है, परिवेश में जो भाषा को मान्यता दी गई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मातृभाषा। जिसे हम लोग यहाँ पर बिहार में रहते हैं तो ज्यादातर भोजपुरी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो भोजपुरी को हम लोग का मातृभाषा है, कहीं कहीं मैथिली यूज करता है लोग, मैथिली क्या है, मातृभाषा है। ठीक है, अभी हम आपके सामने भोजपुरी नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी हमको आता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्या अनिवार्य होना चाहिए, विषय वस्तु अभिमुखी होना चाहिए, विषय वस्तु अभिमुखी होना नहीं, पाठ्य वस्तु केंद्रित होना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, विषय वस्तु केंद्रित नहीं, प्रयोगात्मक होना चाहिए, व्यवहारात्मक होना चाहिए, तो व्यवहारात्मक भी नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, प्रयोगात्मक होगा। क्यों होगा प्रयोगात्मक, देखिए, अब एनईपी 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि 8 क्लास के बच्चे को 8 क्लास से जैसे ही ऊपर जाता है, 8 क्लास से क्या जाता है, 8 क्लास से अगर ऊपर बच्चा जाता है तो उसको अलग अलग स्किल्ड सिखाना है। ठीक है, 10 दिन का इंटर्नशिप करवाना है, जैसे बढ़ई का, ठीक है, कुंभकारी का, फिर उसके बाद लोहारी का, ठीक है, मिस्त्री का। ठीक है, 10 दिन का ये क्या है, इंटर्नशिप है। ठीक है ना, तो ये एक तरह से बच्चे क्या करेंगे, वहां पर जाकर खुद से प्रयोग करके खुद से सीखेंगे, अपनी स्किल्ड को डेवलप करेंगे
और हर तरीके का समग्र शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, जिसको कि 360 डिग्री डेवलपमेंट कहते हैं हम लोग। 360 डिग्री क्या होगा, यहाँ पर बच्चों में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है कि एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है। ठीक है, क्या प्रस्तावित करती है? प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनकी घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही, जहाँ ही लग गया ना, ही को निपात कहते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, ही कभी कभी आ गया ना, ही या भी आ गया तो क्या होता है, निपात होता है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ भले 2020, लेकिन सीटेट में जितना भी आपको कोर्स में जो भी आ जाएगा, ठीक है, मैं एक बार सीटेट पास नहीं हूँ, बहुत बार सीटेट पास हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ, चलिए। ठीक है, 3-4 बार हूँ। तो यहाँ पर निपात क्या है, निपात इसको कहते हैं, ही हो भी हो, मतलब किसी भी सेंटेंस पर जो जोर दे देना उसको निपात, और ये हमेशा निगेटिव होता है यहाँ पर। ठीक है, ही भी जो भी लग गया निगेटिव हो गया, और एक ही तरह का कहीं ये रहता है, ये तो ऐसा ही गलत हो गया। ठीक है, शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित, हतोत्साहित का मतलब होता है कि उसको हतोत्साहित करना, बच्चे प्रोत्साहित का उल्टा क्या होता है, हतोत्साहित होता है। प्रोत्साहित मतलब बल देना होता है, हतोत्साहित मतलब टांग खींचना होता है, सीधे याद रखिए। ठीक है, किसी बच्चे को अगर प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं तो उसको हतोत्साहित भी नहीं कीजिए। ठीक है, सीटेट आप सभी का निकलेगा, ये प्रोत्साहन है। और कोई कोई होता है कि अरे सीटेट का क्वेश्चन बहुत लेंदी आता है, ये आता है वो आता है, तो वो टांग खींच रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सीटेट आराम से निकलेगा। 21 तारीख को जाइए और फोड़ के आ जाइए। ठीक है, बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो ये तो गलत है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुभाषा की ही क्या की गई है, बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 1 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने आ गया, खत्म हो गया। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, भी नहीं होगा। देखिए, हम केवल देखे हैं तो पूरा पढ़े हैं ना, तो ये भी यही आप भी कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आगे निगेटिव देकर आप पीछे पॉजिटिव कर देता है, और आगे वाला सिर्फ आप पढ़ के सेंटेंस क्या करते हैं कि मार देते हैं पूरा गलती। ठीक है, तो अगर आने वाला क्वेश्चन एक भी गलती होता है तो समझिए कि रिजल्ट से आप दूर हो रहे हैं। ठीक है, एक नंबर से फेल हुई चाहे 5 नंबर से फेल हुई, फेल फेल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, चाहे हमको 2.5 घंटा में कहना पेपर रखना पड़े। ठीक है, तो समय की तो कोई उतना टेंशन नहीं है, समय तो आराम से मिल ही जाता है। ठीक है, 2.5 घंटा बहुत होता है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल दे दिया है, देखिए, केवल संज्ञानात्मक आयामों का आकलन करना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनईपी 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र क्या क्या दर्शाना है? मतलब 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र जो मिलता है ना, जिस 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र का तात्पर्य हमारा यह है कि इसमें बच्चे के सारे गुणों को देखा जाता है, सर्वांगीण गुण किया जाता है, सर्वांगीण गुण का विकास किया जाता है। इसमें बच्चे को एक बहुत ही मतलब व्यवहारिकता के साथ साथ और रचनात्मकता की ओर भी क्या किया जाता है, लेकर जाता है। मतलब व्यवहारिक ज्ञान से लेकर रचनात्मक ज्ञान से लेकर संवेगात्मक ज्ञान, हर तरीके का ज्ञान यहाँ पर भर दिया जाता है। ठीक है, देखिए, विद्यार्थी के प्रदर्शन को दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों की तुलना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, भावनात्मक
भावनात्मक का मतलब आपका होता है इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस, और मनोगत्यात्मक आपका हो गया, ठीक है, जो कि साइको कॉग्निटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है, आयामों की प्रगति करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु, 8 बिंदु जब कह दिया ना यहाँ पर, तो ये आपका हो गया क्लोज इंडेड प्रश्न। जहां भी एक जाकर सीमा पर रुक जाएगा, 360 डिग्री में रुकने वाला है जी, तो रुकने वाला नहीं है, तो यहाँ पर 8 क्यों कह रहा था, 8 नहीं होगा। क्लोज इंडेड ओपन इंडेड के बारे में आपको पता होगा, मुक्त अंत वाला प्रश्न और बद अंत वाला प्रश्न, तो यहाँ पर बंद अंत वाला है, 8 को का है, 18 को का है नहीं, 28 को का है नहीं, 108 को का है नहीं, ठीक है, तो ये सब नहीं, बंद अंत वाला में जैसे कि मान लीजिए कि जो जो एकदम बंद है, जिसका लिमिटेशन है, और मुक्त अंत में जो जिसका कुछ लिमिटेशन नहीं है। एग्जाम्पल में बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, ठीक है, पटना के बारे में अपनी राय बताएं, तो ये मुक्त अंत वाला हो गया, केहू कुछ राय बता सकता है, ठीक है, और बिहार की राजधानी कहाँ, पटना, एक आंसर, और कहीं थोड़ी है, रांची थोड़ी है बिहार की राजधानी, तो ये बंद अंत वाला होता है, ठीक है। तो देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं एनईपी, लेकिन हम और भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है। विद्यार्थियों की समझ में समस्या क्षेत्र जिन पर माता पिता को काम करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो विद्यार्थियों को समझ के समस्या क्षेत्र में जिन पर माता पिता को काम, माता पिता से कुछ मतलब नहीं है, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति में, ठीक है, यहाँ पर ये सब नहीं देखा जाता है, यहाँ पर सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एनईपी 2020 का प्रस्तावित करती है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, ना कटौती करेंगे ना बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है, यानी कि ना कटौती करेंगे ना बढ़ाएंगे, ठीक है। विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलेपन में वृद्धि, देखिए ये सही है, विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलापन लाएंगे, थोड़ा सा वर्ड उड जो है ना उसमें ऐसा वर्ड का प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्दों का चयन करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे को समझ को बढ़ाया जा सके, ठीक है, तो ये सही है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब ये हमको कंफर्म पता है कि ये सही है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं तो स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। तो 2 देखेंगे किसमें है, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी क्या है, 2 है, इसमें भी क्या है, 2 है, इसमें 2, अरे ये तो चारों में 2 है, ठीक है, चलिए चलते हैं। रटंत अधिगम को महत्व देना, अब देखेंगे 3 किस्में नहीं है, ठीक है, अब देखेंगे कि 3 किस्में है, तो इसमें 3 है तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, नहीं होगा, इसमें 3 नहीं, अब तो बच गया कौन, 1 और 3 बच गया, ठीक है। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देंगे, बिल्कुल सही है, विवेचनात्मक का मतलब हम बताएं आपको, ठीक है, तो विवेचनात्मक चिंतन 4 किसमें है, तो इसमें देखिए 4 है, ये नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये स्मार्ट अप्रोच होती है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पोलाइटली, इस तरीके के क्वेश्चन से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। बहुत बच्चा कहता है कि 1 का 2, 2 3 4 ऐसे करके दे देता है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आसान होता है बनाना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहते थे कि देखिए यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, तो सबसे पहला आपका फुल फॉर्म पूछता है, निपुण का फुल फॉर्म आपसे पूछ देगा, क्या पूछ देगा, निपुण का, ठीक है, तो निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए NIPUN, ठीक है, निपुण स्टैंड्स फॉर पूछेगा इसे, ठीक है, निपुण स्टैंड्स, 1 मिनट, STANDS में होगा, ठीक है, निपुण स्टैंड्स, ठीक है, निपुण स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो निपुण का फुल फॉर्म N4 हो जाएगा आपका नेशनल, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा आई फॉर, यहाँ पर हो जाएगा इनिशिएटिव, INITIATIVE, नेशनल इनिशिएटिव
4, ठीक है 4, फिर यहाँ पर P आ गया ना, P से होता है प्रोफिशिएंसी, PRO, लिखते जाइएगा आप, ठीक है। सॉरी, प्रोफिशिएंसी, ठीक है, इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग सॉरी, नंबरेसी, ठीक है, नंबरेसी। द N फॉर नेशनल, ठीक है, N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, P फॉर प्रोफिशिएंसी। थोड़ा मोबाइल है तो थोड़ा सा लिखने में उतना हैंडराइटिंग पर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। फिर इसमें I फॉर क्या हो गया यहाँ पर, इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन, हाँ, इन प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, इसका पूरा स्टैंड्स पर इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। तो निपुण यानी कि बच्चे को यहाँ पर क्या बनाना है, निपुण बनाना है। निपुण मतलब आप समझ ही रहे हैं, निपुण मतलब कि सर्वश्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है, ठीक है। तो ये आप निपुण का फुल फॉर्म कभी भी स्टैंड पर आ जाएगा तो ये यही होगा, ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। अगला हमारा पूछता है, देखिए नेक्स्ट हमारा पूछता है कि परख का फुल फॉर्म पूछता है, क्या किस चीज का पूछता है, परख, PARAK और H। परख का फुल फॉर्म क्या होता है, तो परख का फुल फॉर्म होता है P से परफॉर्मेंस, PERFORMCE, परफॉर्मेंस। फिर इसके बाद होगा असेसमेंट, इस परफॉर्मेंट असेसमेंट, फिर इसके बाद रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो परख से P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज और H फॉर होलिस्टिक, और लास्ट में यहाँ पर लग जाएगा क्या, डेवलपमेंट। यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो अभी आपको बता रहे थे कि 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड पेश करवाना है। तो यहाँ पर आपको परख का फुल फॉर्म आपसे कभी कभी क्या करता है, पूछ देता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। एनईपी 2020 में क्या करता है, परख का फुल फॉर्म आपसे पूछ देगा कि एनईपी 2020 में जो परख क्या है, तो आपको ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाने का या फिर कभी फुल फॉर्म पूछ दिया तो ये आप बिल्कुल यहाँ पर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए और आप लोग पास कर जाइए और आगे की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आगे बहाली भी आने वाली है बहुत सारी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, और यहाँ पर आप हमारे चैनल को क्या कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर आप देखें अभी ये सारी PDF मैं यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। मैं लर्निंग विद प्रकाश हमारा
चैनल के नाम से ही एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो यहाँ पर मैं आपको इस चैनल को लिंक को शेयर कर देता हूँ और PDF को भी दे देता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में और ही बेहतरीन और ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कृपया कर बताइएगा। सॉरी, सर्दी हो गया लग रहा है कि। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, ओके।